नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इससे पूर्व के लेक्चर में हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक हिमालय के दक्षिण में मौजूद उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। भूवैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि उत्तर भारत थी और ये गहरी खाई जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों द्वारा ये खाई कालांतर में भर दी गई और आज उसी जगह पर मौजूद है भारत का विशाल मैदान। विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है ये और विश्व का सबसे घना बसा मैदान भी है ये। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर हम बात करें तो आप मैप में देखिए, पश्चिम में ये पाकिस्तान से शुरू हो जाता है। पश्चिम में पाकिस्तान में सिंध का मैदान, ये आप मैप में देख पा रहे हो, ये जो है सिंध नदी का बेसिन है, सिंध नदी का मैदान है। तो पश्चिम में ये पाकिस्तान से शुरू हो जाता है, यहाँ सिंधु नदी का मैदान। उसके बाद पूर्व में भारत में ये गंगा बेसिन, गंगा का मैदान, और इससे पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ये तीनों पार्ट जो है ये मिलकर बनाते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में उत्तर भारत के विशाल मैदान की अवस्थिति है। इसकी उत्पत्ति, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये एक अभिनतीय खाई है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद में हुआ था। इस मैदान का निर्माण जो है वो प्लायोसिन युग के बाद में ही हुआ है, यानी एक नवीन संरचना है। भूआकृतिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान एक नवीन संरचना है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इसकी पूर्व से पश्चिम में लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, लगभग उतना ही जितने की हिमालय पर्वत फैले हुए हैं। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, यानी पश्चिम में पाक अधिकृत पंजाब जो है या पाकिस्तानी पंजाब जो है वहां से लेकर पूर्व में आसाम तक ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में। वैसे तो ये 3200 किलोमीटर की लंबाई बनती है, पश्चिम यदि सिंधु के मैदान को शामिल कर लें तो 3200 किलोमीटर की लंबाई बनती है, लेकिन भारत में ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी राजस्थान से लेकर असम तक कुल 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई बनती है। चौड़ाई जो है इसकी पूर्व में 150 किलोमीटर है और पश्चिम में ये 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, यानी पूर्व की ओर हिमालय की तरह पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई भी कम होती जाती है। तो पूर्व में ये 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई में है और पश्चिम में ये 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, यानी पंजाब की ओर यदि हम देखें तो यहां पर ये 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 200 मीटर तक है। हालांकि देखने में ये बिल्कुल समतल मैदान सा दिखाई देता है जिसमें कि ढाल 1 डिग्री से भी कम है, लेकिन फिर भी समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 200 मीटर तक है। पश्चिमी भाग इसका ज्यादा ऊंचा है, जबकि पूर्वी भाग इसका कम ऊंचा है। इसके कुल विस्तार के बारे में यदि बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक कुल ये 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इस मैदान में जो अवसादों की गहराई है, यानी नदियों ने जो कांपीय मिट्टी का जमाव यहाँ किया है, जो कांपीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है, उसका जमाव जो है वो 1000 से 2000 मीटर तक है। तो अभिनतीय खाई हुआ करती थी, मैप में भी आप देखिए ये पूरी की पूरी अभिनतीय खाई हुआ करती थी, यानी इस जगह पर पहले किसी समय टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग हिमालय पर्वतों में कन्वर्ट हो गया, जबकि उसका दक्षिणी भाग जो है वहां एक खाई बच गई और इस खाई में हिमालय से निकलने वाली सैकड़ों नदियों ने
हजारों लाखों वर्षों तक अवसादों का जमाव किया और उस जमाव के परिणाम स्वरूप ही इस नई संरचना यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है भारत के कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, अगर उसकी हम बात करें तो पश्चिम में ये राजस्थान से शुरू होता है, तो राजस्थान, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ भाग है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब ये जो समतल सा दिखने वाला मैदान है, देखने में बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, बिल्कुल समतल दिखाई देता है, इसमें भी कुछ भू-आकृतियां पाई जाती हैं। इसको अगर ध्यान से गौर से देखा जाए तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, भू-आकृतिक संरचना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें भी कुछ भू-आकृतियां निकलकर सामने आती है, यानी गंगा के इस प्लेन या समतल दिखाई देने वाले मैदान में भी कुछ भू-आकृतियां हैं। वो देखिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में ये मौजूद है, यानी इससे ऊपर मौजूद है शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी से दक्षिण में ये मौजूद है। शिवालिक श्रेणी के जस्ट दक्षिण में नदियों द्वारा लाकर बिछाए गए मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव मिलता है। तो नदियां यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर यानी शिवालिक की तलहटी में लाकर बिछाती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो छोटी छोटी सरिताएं लुप्त हो जाती हैं, यानी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर चट्टानी टुकड़े जो है वो नदियों द्वारा लाकर बिछाए गए हैं, इनको बोलते हैं भाबर। ये भाबर प्रदेश कहलाता है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में ये भाबर प्रदेश फैला हुआ है और यहाँ छोटी नदियां जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं, यानी इन पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होती हैं और ऊपर की ओर वो दिखाई नहीं देती, तो वो लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद आता है, भाबर के बाद आता है तराई प्रदेश, यानी जो नदियां, छोटी नदियां इस भाबर प्रदेश में लुप्त हुई थी वो इस भाबर के दक्षिण में जाकर पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं और पूरा एरिया जो है वो दलदली सा बन जाता है। तो ये जो पानी का जमाव जो है भाबर के दक्षिण में, पानी के जमाव वाला जो ये एरिया है जहां पर कि भाबर में लुप्त हुई छोटी नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं, पानी के जमाव से ये एक तराई प्रदेश बन जाता है, इसे बोलते हैं, यानी दलदली प्रदेश बन जाता है, इसे तराई प्रदेश बोलते हैं। ये जो तराई है ये 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। यहाँ जो छोटी नदियां मैंने आपको बताया कि वो वापस से प्रकट होती है, इसलिए पानी का, जल का कोई अभाव नहीं है। तो ये सघन वन क्षेत्र है और ऊंची घास यहाँ पर पाई जाती है, ऊंची ऊंची घासें यहाँ पाई जाती हैं और वन्य क्षेत्र भी मिलते हैं। नेपाल जैसे देशों में इस क्षेत्र को साफ करके यहाँ पर इसका कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कृषि कार्यों के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो भाबर है ये कृषि कार्य के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होते, लेकिन तराई जो है वो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस तराई के दक्षिण में दो संरचना और पाई जाती है, दो भूआकृतिक संरचना इस मैदान में और मिलती है। एक है बांगर, यानी तराई के दक्षिण में नदियां जब अपना जल फैलाती है, बाढ़ जब आती है तो उस बाढ़ के किनारों पर प्रत्येक वर्ष जो है मिट्टी का जमाव होता रहता है। और ये देखिए आप इसमें आप साफ देख पा रहे हो, प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ की वजह से मिट्टी का जमाव होता रहता है, जिससे क्या है कि नदियों के किनारे ऊंचे होते जाते हैं। तो नदियों के किनारे ऊंचे होते रहने से फिर नदियों का जल जो है वो इन किनारों तक नहीं पहुंच पाता, तो ये मिट्टी पुरानी होती जाती है। तो यानी जो प्राचीन, कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्राचीन जलोढ़ हैं, यानी प्राचीन समय में जो बाढ़ के मैदान थे, जो धीरे धीरे बाढ़ की मिट्टी के जमाव से ऊंचे हो गए, अब वो इतने ऊंचे हो गए हैं कि वहां पर अब वर्तमान में आने वाली बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो वो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो चुकी है, तो इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जमाव को बोलते हैं बांगर। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव बांगर कहलाता है। और दूसरी संरचना है खादर। ये वो क्षेत्र है जहां पर कि आज भी यानी वर्तमान में भी बाढ़ आती है और प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। तो जो जहां प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है वो जो भाग हैं, ये भाग कहलाते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है ये भाग कहलाते हैं खादर।
यानी ये नीचे भाग है जहां प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी, नई जलोढ़ या कांपी मिट्टी का जमाव होता रहता है। मैदान के पश्चिमी भाग की, यदि गंगा मैदान के पश्चिमी भाग की बात करें तो वहां बांगर का विस्तार ज्यादा है, और मैदान का जो पूर्वी भाग है वहां पर खादर का विस्तार ज्यादा है। खास करके बिहार, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहां खादर का विस्तार ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब का जो एरिया है वहां पर बांगर का विस्तार ज्यादा है। तो समतल से दिखाई देने वाले इस मैदान की भूआकृतिक संरचना को देखें तो यहाँ 4 प्रकार की भूआकृतिक संरचना दिखाई देती है। एक तो भाबर, यानी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो शिवालिक की तलहटी पर नदियों ने लाकर बिछा दिए। उससे आगे तराई, जहां छोटी नदियां वापस धरातल पर प्रकट होती हैं, और उससे आगे मिलते हैं प्राचीन जलोढ़, यानी ये जो भाग है प्राचीन जलोढ़ का, यानी बांगर, और उससे आगे नवीन जलोढ़ यानी खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव। ये देखिए आप, मैं इस तस्वीर के जरिए भी इसमें दिखाए गए हैं, ये भाबर हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आप देख पा रहे हो इस तस्वीर में। ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है वो बिखरे हुए हैं, शिवालिक की तलहटी में नदियां लाकर यहाँ बिछा देती हैं। तो यहाँ पर पानी क्या है कि नीचे नीचे, इनके नीचे नीचे छोटी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, और इससे आगे जाकर वो पानी प्रकट होता है। तो 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले होते हैं। ये भी भाबर का दृश्य आप देख रहे हो, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो है वो नदियों ने यहाँ पर लाकर बिछा दिए हैं। तो ये भाबर का दृश्य है। इसके बाद ये आप देखिए तराई का दृश्य, कि इस तरह से छोटी नदियां जो है वो आकर फैल जाती हैं और उससे पानी जो इकट्ठा हो जाता है। ये तराई का दृश्य आप देख पा रहे हो, और ये तराई के भाग को जो है वो साफ करके यहाँ के पेड़ों को, यहाँ की घास को साफ करके यहाँ पर चावल के खेत इस तस्वीर में दिखाए गए हैं, कि चावल के खेत यहाँ बना लिए गए हैं, चावल की खेती की जा रही है। चलिए, इसके बाद जो प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़ है, यानी बांगर और खादर का अंतर भी आप देख लीजिए। आप ये देख पा रहे हो, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हो, ये प्राचीन जलोढ़ है, जहाँ की जो ये ऊंचा भाग है, ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो, ये ऊंचा भाग है, यहाँ पर की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, जबकि ये जो है वो नीचे भाग है, यानी ये जो है खादर के भाग है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ जब आती है तो पानी यहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन ये जो भाग है ये ऊंचे भाग है, यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता। तो ये प्राचीन जलोढ़ यानी बांगर, और ये नवीन जलोढ़ यानी खादर का भाग है। अब इसके अलावा भी, यानी इन 4 संरचनाओं के अलावा भी कुछ और भी संरचनाएं जो हैं इस गंगा के मैदान में निर्मित हो गई है, यूं कह दीजिए अनावश्यक रूप से निर्मित हो गई है कुछ। तो इनमें एक है रे या कलर। तो रे या कलर यानी नमकीन सी, यूं मान लीजिए कि एक साल्ट नमकीन परत जो है वो मिट्टी भूमि पर आकर जमा हो जाती है, वो इस प्रकार की मिट्टी जो है वो रे या